हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज देखते हैं बिहार बोर्ड का भौतिकी यानी फिजिक्स। ये बिहार बोर्ड का भौतिकी है। बिहार बोर्ड का भौतिकी में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी में क्लास 12 में अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 आज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे आज, इसका नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का भाग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये एक पार्ट है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है स्थिर विद्युतिकी को, स्थिर विद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और उसके अंदर में ये इसे पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी, और उसके अंदर में ये दो टॉपिक हमें पढ़ना है, एक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और विद्युत विभव एवं कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव एवं संधारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस। तो चलिए इसको देखा जाए कि कैसे ये पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मानी होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मानी होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन में हम लोग बेसिकली आवेश को कहते हैं, आवेश यानी चार्ज को। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होता है, और रेस्ट को हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। विराम यानी वैसा आवेश जो विराम की अवस्था में है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पाठ के तौर पे पढ़ाई करते हैं। यानी वैसा आवेश जो विराम की अवस्था में है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी वैसा आवेश जो विराम की अवस्था में हो, जो विराम की अवस्था में हो उसे स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन डिफिनीशन जो होता है, परिभाषा उसका ये होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है,
यानी वैसा साइंस जिसके अंदर हम लोग स्थिर यानी रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्ट चार्ज के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली दो टॉपिक है। एक तो है एक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा है विद्युत विभव एवं संधारिता। दो टॉपिक्स को बेसिकली हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युतिकी, इसके अंदर हमें दो टॉपिक्स पढ़ना है। एक है विद्युत आवेश, पहला है विद्युत आवेश एवं उसका क्षेत्र और दूसरा है विद्युत विभव एवं संधारिता। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ाई करना। यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हमें केवल उन्हीं आवेशों के बारे में पढ़ना है जो कि एसटीडी हो, यानी जो रेस्ट में हो, यानी उसमें मूवमेंट ना हो। या विदाउट मूवमेंट वाले चार्ज के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कहाँ स्टडी करेंगे? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में। विद्युत विभव यानी उनके द्वारा जो विभव यानी जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसके बारे में हम लोग विद्युत विभव एवं कैपेसिटेंस में जाके उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसका दो भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। और दूसरा जो है इसका पॉइंट वो है विद्युत विभव एवं संधारित्र को कैपेसिटेंस कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो टॉपिक्स हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। तो आज जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज इंट्रो पढ़ाई होगी। उसके बारे में कुछ डीपली जितनी भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आते जाएगा। यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन और कुछ हल्का फुल्का आगे इसके बारे में जान के इस लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र कि क्या है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो हेडिंग दिया जाएगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको मिटा दें। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हमें सबसे पहले जो जानना है वो ये जानना है कि विद्युत आवेश होता क्या है। क्षेत्र तो बाद में जाना जाएगा। जो भी आज लेक्चर में पढ़ाई होगी हमारी वो होगी विद्युत आवेश एवं केवल विद्युत आवेश के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को केवल आवेश यानी विद्युत आवेश, बार बार विद्युत आवेश न कह के केवल आवेश भी कहा जाएगा। तो पूरे चैप्टर में या पूरे फिजिक्स में जब भी केवल आवेश का नाम लिया जाएगा उसका मतलब है कि विद्युत आवेश का बात किया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज न कह के केवल चार्ज भी कहा जाएगा तो ये मान्य होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि इसे केवल आवेश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो विद्युत आवेश कहते किसे हैं? आवेश कहते किसे हैं? ये आवेश क्या होता है? क्या है आवेश? यानी पदार्थ का वो मूलभूत गुण जिसकी वजह से कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उस पर अपना विद्युत बल लगाता है,
तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। यानी उस मूलभूत गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वो मूलभूत गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे विद्युत बल आरोपित करे या विद्युत बल लगाए, तो उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। उस गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। तो अगर परिभाषा इसका लिखा जाए, इसका परिभाषा लिखा जाए तो लिखेंगे कि पदार्थ का वह मूलभूत यानी बेसिक, मूलभूत यानी बेसिक गुण है। ये बेसिक मूलभूत गुण है, गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पे विद्युत बल आरोपित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना? पदार्थ का वह मूलभूत गुण बेसिक गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर विद्युत बल लगाता है, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में जैसे हम लोग देख लें, सपोज दैट हमारे पास एक कांच की नली है, और एक रेशम का कपड़ा भी है हमारे पास। सपोज दैट हमारे पास एक रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, ये कांच की नली है, ये अनावेशित है, मानिए इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, यानी कोई भी आवेश इस पे हमारे पास नहीं है, अनावेशित है। ये अनावेशित ये कांच का नली है, ये कांच की एक नली है। ये भी हमारे पास रेशम का कपड़ा है, अनावेशित रेशम का कपड़ा है। ये रेशम का कपड़ा है जो कि अनावेशित है। अगर इस कांच के नली को इस रेशम के कपड़े से घर्षण किया जाए या रगड़ा जाए, सपोज दैट कि ये हमारे हाथ में डस्टर है और इसको ऐसे करके रगड़ दें, खूब अच्छे से रगड़ा जाए, तो जब रगड़ेंगे तो यहाँ से कुछ आवेश जो है स्थानांतरित होकर, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होके ये कांच की नली से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। तो रेशम के कपड़े में जब कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर चले जाएंगे तो ये अपना धन आवेश बनाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस नली में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और रेशम के कपड़ा में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस कांच के नली में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी धन आवेश जनरेट हो जाएगा, और इस रेशम के कपड़े में नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश डेवलप हो जाएगा। अब इस सिस्टम को अगर हटाते हैं, अब नली को रगड़ के, जैसे कपड़े में हमने रगड़ा, इसको खूब अच्छे से घिस कर जब इस नली को हम कहीं रखे हुए कुछ कागज के टुकड़ों के पास लाएंगे, तो क्या होगा? ये जो कागज के जो टुकड़े हैं, ये आके इससे चिपक जाएंगे। यानी क्या करेगा नली?
ये जो कांच की जो नली है ये क्या करेगा, उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा उसको। नहीं तो जब खींचेगा तो ये आके यहाँ पे कागज चारों तरफ इसके चिपक जाएंगे। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ कि जब ये रेशम के कपड़े से इसको घर्षण किया गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण इसमें कुछ एनर्जी डेवलप हो गई, चार्ज डेवलप हो गई, इसमें ये इतना ताकत डेवलप हुआ कि छोटे छोटे कणों को ये अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आवेश। तो आवेश किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण हुआ जिसकी वजह से कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए आइए आवेश को Q या कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, या तो स्मॉल q से या कैपिटल Q से इसको प्रदर्शित किया जाता है आवेश को। ठीक है, इसे हमेशा Q या स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश क्या है, तो आवेश एक क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है, बस ये केवल अदिश राशि है। आवेश अदिश, ठीक है। आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, इसे कूलम कहा जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, जिसे C से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, कूलम को C से सूचित किया जाता है। ठीक, आवेश का CGS पद्धति में दो मात्रक होते हैं। आवेश का CGS पद्धति में दो मात्रक होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है, इसका जो पहला होता है CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है पहला क्या होता है, चलिए देखें। इसका CGS पद्धति में जो पहला मात्रक होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको कहते हैं ESU। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम लोग स्थिर विद्युत की मात्रक कहते हैं। ठीक है, ESU स्थिर विद्युत की मात्रक कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS पद्धति में आवेश का दो मात्रक होते हैं। पहला होता है ESU, ठीक है, इसे हम लोग स्टेट कॉलम यानी स्टेट कूलम भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे स्टेट कूलम भी कहा जाता है। ठीक, इसको स्टेट कूलम को हम लोग लिख सकते हैं STAT, स्टेट C, स्टेट कूलम, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे डिनोट कर, इसे स्टेट C से भी इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आइए
1 स्टेट कूलम यानी वन कूलम में वन कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, यानी 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है। इसे और भी किस तरीके से लिखें कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, या इसे लिख सकते हैं 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है। या इसे लिख सकते हैं 1 ESU इक्वल टू 1 ESU इज इक्वल टू कितना 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये सारे जितने भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। डिट्टो इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसे बहुत बारीकी से देखना होगा। ठीक है। चलिए इसी को कैसे लिखेंगे 1 ESU, जितनी हम लिखवा रहे हैं जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे हो सकता है कि एग्जाम में आपका डेफिनेटली आना ही आना है, इसलिए हर रूल की तरफ से हर तरीके से इसको मैं बता दे रहा हूं। अब इसे कैसे लिखेंगे 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। नोट डाउन करना है तो करिए। सीजीएस पद्धति में जो नेक्स्ट इसका यूनिट है आवेश का, वो होता है जो नेक्स्ट यूनिट होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का जो नेक्स्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसे एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है। इसे एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट कॉलम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ABC। ठीक है। या इसे स्मॉल a और थोड़ा सा बड़ा C, कैपिटल C, एब्सोल्यूट कॉलम इसे कहा जाता है। ठीक है। 1 एब्सोल्यूट कॉलम 1 ABC इक्वल टू होता है 10 कॉलम के बराबर। याद रखना है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि 1 ABC यानी 1 एब्सोल्यूट कॉलम इज इक्वल टू कितना होता है, कितने कॉलम के बराबर होता है। तो 1 एब्सोल्यूट कॉलम इज इक्वल टू 10 कॉलम। ठीक है। इसे हम लोग और भी तरीके से लिखेंगे। कैसे 1 EMU, एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है 1 EMU इज इक्वल टू 10 कॉलम। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है 1 EMU इज इक्वल टू 10 कॉलम होता है। इसे लिखेंगे 1 EMU इज इक्वल टू 10 कॉलम, और चूंकि 1 कॉलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, तो इसलिए EMU को ESU के फॉर्म में यानी कंप्लीट EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कॉलम, तीनों के एक लाइन में जब लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे 1 EMU इक्वल टू 10 कॉलम इक्वल टू 10 से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा हमें, यानी 3 इंटू 10⁻10 ESU। ये होता है हमारा जो कि रिलेशनशिप, इस यूनिट के बीच में रिलेशनशिप, ये हमारा रिलेशनशिप है ये।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, कूलोम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में यही रिलेशन है। इसमें 2 पॉइंट और है। एक है कि आवेश का सबसे छोटा यूनिट यानी सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटी मात्रक फ्रैंकलिन होती है। सबसे छोटी मात्रक क्या होती है? सबसे छोटी मात्रक फ्रैंकलिन होती है। और इसलिए वन फ्रैंकलिन इक्वल टू होता है 3.3356 e⁻⁻10 कूलोम के बराबर होता है। वन फ्रैंकलिन इज इक्वल टू होता है 3.3356 e⁻10 कूलोम के बराबर होता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसे फैराडे कहा जाता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसे फैराडे कहा जाता है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है आवेश का सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलोम। 96500 कूलोम के बराबर 1 फैराडे होता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कूलोम क्या होता है। कूलोम क्या है ये हमें देखना है कि कूलोम होता क्या है। ठीक है ना, ये कूलोम क्या है। सपोज दैट हमारे पास एक चालक है, वायर, जिसे हम लोग तार बोलते हैं। ये हमारे पास चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा निकल रही है इससे बाहर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, यहां से विद्युत धारा हमारी प्रवाहित हो रही है बाहर की तरफ। ठीक है, जो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी प्रवाहित हुई? 1 एम्पियर धारा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा जितनी आवेश को प्रवाहित करेगी। समझिएगा बात को कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में जितनी आवेश को प्रवाहित करेगी इस चालक के क्रॉस सेक्शन से, इस चालक के काट के क्षेत्रफल से, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा जितनी आवेश को लेके अपने साथ चली जाएगी, यहां से क्रॉस कर जाएगी, उसी को कूलोम कहा जाता है। यानी इसे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि किसी चालक से, कहेंगे कि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के द्वारा जितनी आवेश प्रवाहित की जाती है उसे कूलोम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कूलोम कहा जाता है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा के द्वारा जितनी आवेश प्रवाहित की गई उसे कूलोम कहा जाता है। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें अगर तो Q इज इक्वल टू IT। यानी अगर एक सेकेंड में यानी 1 कूलोम आवेश प्रवाहित होते हैं 1 सेकेंड गुना 1 एम्पियर। ठीक है,
गुना 1 एम्पियर। तो इसे कूलम कहा जाता है। कूलम कहा जाता है कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के द्वारा किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के द्वारा जो आवेश प्रवाहित होती है उसे कूलम कहते हैं। ठीक है, यहां तक कंफर्म है। चलिए देखते हैं, इसी से हम लोग देखेंगे कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालें कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, चलिए देखा जाए। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र हमें देखना है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। चूंकि Q यानी आवेश इज इक्वल टू होता ही है IT, तो Q का तो विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे। I का विमीय सूत्र एम्पियर होता है, T का विमीय सूत्र T होता है, टाइम का विमीय सूत्र T होता है। इसलिए जो Q का हमारे पास जो विमीय सूत्र मिला वो क्या मिला, Q का जो विमीय सूत्र मिला A और T। इसे अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू A के ऊपर प्लस और T का ऊपर प्लस, ये इस तरह इसका विमीय सूत्र लिखा जाता है। अब क्वेश्चन ये आपके पास आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो बताइए, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये देखना है। यानी देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में हमें क्या देखना है, आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, -1e। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, -1e। यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, यानी ऋण आवेशित होता है ना। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, 1e। यानी इसे हम लिखेंगे -1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट अगर हम लोग लिखें कि 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना है इसे, ये याद रखने वाली चीज है, इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे बार बार पूछ देता है, रिपीट कर जाता है। ठीक है ना। अब यहीं से अगर हम लोग निकालें कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम -19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन में। यहां से हम लोग देख लिया हम लोग ने। ठीक है, अब इसको उठा के अगर नीचे लेके चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1 कूलम आवेश, यही ना, 1 कूलम आवेश इज इक्वल टू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, केवल पॉइंट को आपको लेके जाना है नीचे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को नीचे शिफ्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 बटा 1.6 इंटू 10⁻, केवल 19 ऊपर चला गया। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन। यानी ये 1 कूलम आवेश में हमें कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 1 बटा 1.6 इंटू 10⁻19 19 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो अच्छा, इसको बराबर में फिर से लिख दें, पॉइंट यहां नीचे है, पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे ऊपर जाएगा पॉइंट, नीचे हमारा केवल 16 बच जाएगा और गुणा में हम लोग देंगे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 8 बार में चला जाएगा, यहां से एक 0
5 पे शिफ्ट करवा के गुना करवा के अगर हम लिखना चाहें तो 50/8 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह लिखेंगे। जब उसे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, जब इसे हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 कूलम, हम लोग लिखेंगे कि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, बार बार पूछ देता है, बार बार फ्रीक्वेंटली के साथ ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है आप लोगों के, ठीक है। यहीं से अगर इसी को उठाकर मैं ऊपर यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पूछ देगा आपसे कि 1 मिलियन कूलम में कितने आवेश, छोड़िए 1 मिलियन बाद में 2 कूलम आवेश में आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 गुणा 1 कूलम इक्वल टू कितना, इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, 2 5 0 2 4 5 6 12, ठीक है, पॉइंट गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कितना हो गया 1.2, ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा निकल रहा है कि 2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए 2 कूलम आवेश इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हमारा। अब आपसे पूछे 1 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम बराबर कितना, 10 टू द पावर -3 कूलम। इसको अगर हम लिखें तो 10 टू द पावर -3 इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू कितना, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो रहा है, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6.25 गुने 10 टू द पावर, इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर पूछे 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम, ये जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर -6 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 6 घटा दिया जाए 18 में से, यानी 6.5 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह पूछे 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -6 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 गुणे 6.5 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटा देना है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछे कि 1 नैनो कूलम बताइए, तो 10 टू द पावर -9 कूलम हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर -9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपसे पूछे 1 पिको कूलम बताइए, 10 टू द पावर -12 कूलम बराबर हो जाता है आपका 10 टू द पावर -12 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा निकला एक कंप्लीट ऊपर से नीचे तक। इसमें से कुछ भी पूछ देगा आपसे, ये सारी चीजों को आपसे पूछेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मैंने ये निकालना सिखाया है कि कैसे अगर मिली में दिया हो, केवल एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे केवल आपको एक चीज याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और दूसरी चीज जो याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये चीज याद रखनी है। बाकी सब चीजें मैंने बता दिया है कि कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको डिराइव कर देते हैं। एग्जाम में अगर सपोज दैट आप भूल रहे हैं कि कैसे निकालना है ये, अगर इसमें से कुछ भी पूछ रहा है आपसे, अगर भूल जा रहे हैं तो ये अगर याद रहेगा ना तो क्विक में आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल यहाँ पे मैंने थ्योरी बताया है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो खुद ही, ये लेक्चर खुद बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए जाएंगे। एग्जाम्पल्स से बता देने से ये हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे लेक्चर दिया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम में आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको अगले लेक्चर में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके, बाय।